उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस साउंड को कोई बताओगे? उस साउंड को कहते हैं क्रोटोकॉफ साउंड। क्रोटोकॉफ साउंड ये क्या होता है? बहुत नया लग रहा होगा तुम लोगों के लिए, लेकिन जितने भी लोग ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे वो जो किसी को बता रहे थे कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg है, वो किसके भी आप पे? तो ये क्रोटोकॉफ साउंड की यही तो है जो हमें बताता है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। तो इस क्रोटोकॉफ साउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्या साउंड है? तो ये साउंड जो है, दिस इज द साउंड बिटवीन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में जो साउंड क्रिएट होता है उसी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोटोकॉफ साउंड। इस साउंड के 5 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 5 फेजेस होते हैं। यानी कि फेजेस ऑफ इसके 5 फेजेस होते हैं और एक फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। इस तरीके से इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। हम लोग जब ब्लड प्रेशर बताते हैं कि आपका जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, ऐसे हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना लेकर के चलते हैं? 120/80 mmHg। तो ये 120 जो आया, ये कहां से हम लोग निकाले? खुद से तो बताते नहीं है, ये तो हमें उस मर्क्यूरी से पता चलता है, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर हमें बताता है, लेकिन हमें उसको पता लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें तो 220 250 तक प्रेशर होता है, लेकिन हम 120 को ही चूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें क्रोटोकॉफ साउंड से पता चलता है। जब हम लोग साउंड मतलब उसके अंदर क्या करते हैं, प्रेशर को इन्फ्लेट कर देते हैं। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर जब मेजर किए तो हम लोगों ने उसके हाथ में कफ को बांधा और कफ को बांधने के बाद जो है प्रेशर इन्फ्लेट करते हैं। तो इन्फ्लेट करने के बाद जितना हमें करना होता है उसको भी हम आगे बात करेंगे कि कितना के आगे हमें प्रेशर उसमें नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं 200-250 तक पहुंचा देते हैं प्रेशर, पता चलेगा उसका आगे जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे कि कितना से आगे हमें प्रेशर को नहीं देना है, उसको इन्फ्लेट नहीं करना। तो अभी जो क्रोटोकॉफ साउंड है ना, वो ये है कि हम लोग जब उसमें प्रेशर इन्फ्लेट कर चुके हैं, उसके हाथ में प्रेशर दे दिए हैं, बीपी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, अब हम लोग स्टेथोस्कोप अपने कान में लगाते हैं और कान में लगाने के बाद जब हम उसके ब्रैकियल आर्टरी पे रख करके उस प्रेशर को सुनने का काम करते हैं, तो सबसे पहला आवाज जो हमें सुनाई देता है वो जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोटोकॉफ साउंड फेज 1। क्या कहते हैं? क्रोटोकॉफ साउंड फेज 1। इसका दूसरा भी नाम है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक साउंड के नाम से भी जानते हैं। सिस्टोलिक साउंड यानी कि ये वो साउंड है जिससे हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता चलता है ना। यानी जितना जब हमें ये सुनाई देने लगता है, जितना पर भी, चाहे 140 पे सुनाई दिया हो या 160 पर भी, जितना भी, तो वो जो हर चीज होता नहीं, लेकिन हम लोग इसको सुन पाते हैं। और इसको सुनते कैसे? कान लगा करके, स्टेथोस्कोप की मदद से। कैसे? उसके बाद जो दूसरा साउंड होता है, इसमें जो है ना हमें मरमरी का आवाज सुनाई देता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये क्लियर नहीं होता है ये वाला साउंड। ये तीसरा और चौथा तक आते आते वो जो साउंड होता है ना, जब हम लोग कान में लगाए रहते हैं तो साउंड घिस का आता रहता है। तो सेकंड और थर्ड पर जो है वो साउंड कंटिन्यू करता है। फोर्थ पर आकर के वो साउंड जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? बंद होना शुरू हो जाता है। और फिफ्थ पर आकर के वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है साउंड। और जब इस फिफ्थ पर आकर के बंद होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोलिक साउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसी से हमें ये पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है। तो अगर पहला साउंड हमें सुनाई दिया कितना पर? 120 पर, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो गया उसका? 120। अगर हमें जो फिफ्थ साउंड सुनाई दिया कितना पे? 80 पे, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका कितना हो गया? 80। हमें जो तीसरा तीसरा और चौथा ये साउंड बहुत अच्छे से विजिबल, हमें अच्छे से क्लियर नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो फिफ्थ वाला है वो हम अच्छे से सुनते हैं और इसी से हमें ये चीज का जो है अंदाजा लगता है और हम उस चीज को कंफर्म कर पाते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर एक्चुअल में, क्योंकि हमने अभी जस्ट बात किया था कि हमें जो है स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की आवाज को सुनते हैं
बच्चा बहुत प्यारा होता है जिसको क्या कहते हैं, दिल का धड़कन, है ना, कहते हैं हमारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है ना। तो हार्ट साउंड के बारे में यानी दिल से जो आवाज निकलती है उस आवाज के बारे में 1। और दूसरा जो हार्ट साउंड होता है उसको हम लोग S2, तीसरा हार्ट साउंड होगा उसको, चौथा हार्ट साउंड को S4 के नाम से, है ना। लेकिन इन जनरली क्लिनिकल्स के अंदर में जो है वो 2 ही हार्ट साउंड हम लोग सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं उसकी काबिलियत बस इतनी है कि आप यही 2 हार्ट साउंड सुना सकता है। तीसरा और चौथा जो है उस नॉर्मल वाले स्टेथोस्कोप से इनऑडिबल होता है, मतलब वो आप सुन नहीं सकते। क्योंकि ये होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन तो ये वैसे हमें सुनने को मिलता भी नहीं, लेकिन जब कोई पैथोलॉजी होती है हमारे हार्ट के अंदर में तो हमें ये साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये साउंड्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं। अगर आप कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें पता चलेगी कि हार्ट के अंदर कितने साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो 4, जिसमें से S1, S2, S3 और S4। तो हम लोग बस सिर्फ अभी 2 ही के बारे में बात करेंगे, S1 और S2 के बारे में। अब बात आती है कि साउंड निकलता कहां से। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है साउंड कैसे निकलता है। तो साउंड निकलने के पीछे जो कारण है वो क्या है, सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है हार्ट से कि हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व। और उस वाल्व का काम क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर में एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराने का, यानी कि उसका मेन काम क्या है वाल्व का, यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का। और जब वो जो ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है तो एक बार वो खुलता है, किस तरीके से होता है वो पूरा जो आपका बेसिकली वाल्व होता है वो इस तरीके से, एक बार वो खुल जाता है दूसरी बार वो बंद हो जाता है। तो जब ये खुलता है वाल्व तो ही आपके हार्ट के अंदर में क्या जाता है, ब्लड जाता है। और जिस टाइम पे ये बंद हो जाता है तो उस टाइम पे ब्लड उस चैम्बर में आना बंद हो जाता है। तो आवाज कब निकलती है, तो आवाज जो निकलता है हार्ट के अंदर में वो वाल्व के बंद होने पे निकलता है, खुलने पे कोई आवाज नहीं निकलती। नॉर्मल कंडीशन में खुलने पे आवाज नहीं निकलती है। हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारा हार्ट का जो वाल्व होता है वो बंद होता है। क्लियर है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हमारा जो हार्ट है वो तो मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर में है लोकेशन, और वो एक सैक के अंदर में एक थैले जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं उसके अंदर में बंद है। और उसके ऊपर जो है बहुत सारा जो है क्या कहते हैं कि कैविटीज है, उसके ऊपर बोन है, फिर भी हमें उस आवाज जो है उस चीज को हम लोग फील कर पाते हैं। हाथ से भी या कान लगा करके भी कई बार सुनते हैं तो इतना तो समझ में आता है कि आवाज जो है दिल का निकल रहा है। तो दिल तो बहुत अंदर है, हार्ट बहुत अंदर है, उसके ऊपर केज सब है, हड्डी सब है, रिब्स है, फिर भी वो आवाज हमें ऊपर से कैसे सुनाई देती है, ये हम कैसे सुनाई देते हैं। मतलब इतना ज्यादा इसको प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने इसको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है कि ये चीज हमें न दिख रहा है, यहाँ तक पहुंचना भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसकी आवाज को हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उसके सुनने के पीछे कारण, लेट्स सपोज ये कोई हार्ट का क्या है, चैम्बर है, हार्ट का क्या है, चैम्बर है। और इस चैम्बर के एंट्री का जो रास्ता है उसमें क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, तो ब्लड जो आता है इस चैम्बर के अंदर में या किसी भी चैम्बर के अंदर में जो जाता है तो उसका एंट्री पॉइंट क्या होता है, यही वाल्व होता है। इसी से होकर के वो ब्लड इसके अंदर में आएगा, है ना, यानी ब्लड जो इसके अंदर में फुलफिल हो रहा है वो किसकी मदद से, तो वाल्व की ओपनिंग की मदद से। तो अब जो है ये वाल्व यहाँ खुल रहा है और हमें आवाज कहाँ सुनाई दे रही है, बाहर। कैसे, तो अब जब वाल्व के स्ट्रक्चर को पढ़िएगा, वाल्व के स्ट्रक्चर को जब आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो भी वाल्व होते हैं आपके हार्ट के उसमें क्या होता है कि जो वाल्व होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। वाल्व जो होता है वो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग कॉर्डा टेंडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डा टेंडनी, यानी यहाँ से एक मेश लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता है और वो स्ट्रक्चर फिर एक मसल्स में जो है क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है, उसका अटैचमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल। और उस पैपिलरी मसल्स का डायरेक्ट अटैचमेंट कहाँ होता है, हमारे वेंट्रिकल के वॉल से होता है। कहाँ होता है, उस चैम्बर। और जब इस वेंट्रिकल के वॉल से है तो वेंट्रिकल जो है हमारा वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है कि जो राइट लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो उसका जो मसल्स होता है वो बहुत ही थिक होता है। क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और जब स्ट्रॉन्ग चीज को आप फोल्ड करते हो तो वहां से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है।
तो जितना भी आपके हार्ट के अंदर जो वाल्व है सारा का कनेक्शन उसके किससे है, मसल से, उसके वॉल से है। और इसी वजह से वो वॉल का आवाज जो है, वाल्व का आवाज वॉल्व के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होकर के हमें बाहर सुनने को मिलता है। क्लियर है, ये इसके पीछे जो था लॉजिक। अब हार्ट साउंड जो है वो जो हम लोग बात किए थे कि दो ही होता है, ऐसे अगर हम लोग चेक करते हैं तो वैसे तो 4 है, तो एक S1 और दूसरा S2। तो S1 जो होता है ये कब निकलता है, तो आपको पता है कि आपके हार्ट के अंदर में कितने वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। अगर हम पेयर में देखते हैं तो कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं, है ना। तो अगर हम पेयर की बात करें तो पहला पेयर का क्या नाम है, तो पहले पेयर का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरे पेयर का क्या नाम है, सेमील्यूनस वाल्व, सेमी नीचे वेंट्रिकल और इसके ऊपर में एट्रियम जो है उसके बीच में है। दूसरा इसको सेमील्यूनर वाल्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेमी का मतलब होता है आधा और ल्यूनर का मतलब होता है चांद, मून। ये इसका जो शेप होता है वो लगभग हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वाल्व। अब ये 2 पेयर हो गए। अगर हम नंबर में बात करते हैं तो नंबर कितने हो जाते हैं, 4। कौन कौन है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर में जब हम बात करते हैं तो इसके दो होते हैं। कौन कौन, तो एक तो आपका हो गया राइट साइड में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में होता है यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसी का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग माइट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है। और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड किसके अंदर में आता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेमील्यूनर वाल्व, क्योंकि अब ये वाल्व के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आवाज जो हम सुनते हैं वो इसी वाल्व के कारण ही आता है। तो इसीलिए हमें इस वाल्व की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो हमें पता होनी ही चाहिए। अब सेमील्यूनर वाल्व के अंदर में कौन कौन आता है, तो पहला आपका एरोटिक वाल्व, ठीक है, और दूसरा पल्मोनरी वाल्व। एरोटिक और पल्मोनरी को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को एक साथ क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर। और इसी के बंद होने की वजह से हमें आवाज सुनाई देता है। तो अब बात आती है कि S1 यानी पहला हार्ट साउंड किसकी वजह से सुनाई देगा और दूसरा हार्ट साउंड किसकी वजह से सुनाई देगा। तो पहला हार्ट साउंड जो हमें सुनने को मिलता है वो किसकी वजह से सुनने को मिलता है, तो जब हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होता है, गौर से सुनिएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब हमारा बंद होता है तो उसके बंद होने की वजह से वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट साउंड 1। और ये जो है सुनने में हमें लव वर्ड जैसा लगता है, कैसा। तो दूसरा हार्ट साउंड जो हमें सुनने को मिलेगा वो किसकी वजह से, तो सेमील्यूनर वाल्व के बंद यानी एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व जब बंद होगा तो हमें दूसरा हार्ट साउंड सुनाई देगा। और इस दूसरे हार्ट साउंड को जो वर्ड में हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखता है, तो डब जैसा सुनने को हमें ये मिलता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट में जो है लव डब होते रहता है, ठीक है। तो ये है। अब S3 और S4 भी जो है हमारे हार्ट से ही निकलता है, ये ब्लड फीलिंग के कारण होता है। S3 जब बहुत ही तेजी से ब्लड हमारे हार्ट के अंदर में फील होता है तो वो सब जो है उसकी वजह से भी साउंड हमें सुनने को, कि यहाँ पर तो 2 वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद हो रहा है तो आवाज कितना निकल रहा है, एक ही आवाज निकल रहा है। एट्रियो वेंट्रिकुलर के बंद होने की वजह से कितना आवाज, लेकिन वाल्व कितना बंद हो रहा है, 2। हाउ इज दिस पॉसिबल, क्वेश्चन नहीं उठता है ये, ऐसा कैसे, वाल्व 2 बंद हो रहा है और आवाज कितना निकल रहा है, दोनों एक ही साथ बंद होता है। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो आपके राइट साइड में होता है और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो फिलिंग का टाइम जो होता है ना दोनों में एक ही साथ, हम लोग बताया अभी शुरू में ही हम लोग बात किए थे कि वेंट्रिकल के अंदर में जो भी फंक्शन होगा वो दोनों वेंट्रिकल में एक साथ होगा, और एट्रियम में जो भी काम हो रहा है चाहे रिलैक्सेशन का हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन का हो, दोनों एट्रियम में एक साथ होगा, दोनों वेंट्रिकल में एक साथ, है ना, वेंट्रिकल्स में एक साथ और एट्रियम में एक साथ। तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर आता है, तो दोनों एक साथ खुलता है और बंद होता है।
इसीलिए जो है हमें नॉर्मल कंडीशन में आवाज सुनने को नहीं मिलता है। मतलब स्प्लिटिंग साउंड हम लोग उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग। तो जनरली स्प्लिट ये नहीं करता है, लेकिन कभी कभी जो एक्स्ट्रा साउंड में सुनने को मिल जाएगा। किसमें? लब में, ठीक है, उसमें एक बी साउंड आ जाएगा, ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। स्प्लिटिंग साउंड जो है जनरली प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अब उस हर्ट साउंड को चेक करने के लिए हमें जो है ना कुछ चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी वो चीजें हैं? तो देखो, सबसे पहली बात कि हम लोग हर्ट अस्कल्टेटरी पॉइंट कहा जाता है, वो कितने अस्कल्टेटरी पॉइंट्स है, क्योंकि हम लोग बात की है कि हमारे हार्ट के अंदर में कितना अस्कल्टेटरी पॉइंट कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 5। कितना है? 5 है। कैसे? तो देखो, अभी हम लोग बात करते हैं। 4 तो बात नहीं है, तो 4 तो अस्कल्टेटरी पॉइंट हो ही गए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि हम लोग आवाज जो सुनते हैं कहाँ से सुनते हैं। तो उस आवाज को सुनने के लिए हमें पता होना चाहिए इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में। किसके बारे में? इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? चलो, इंटर को हम लोग अलग करते हैं और कोस्टल को अलग करते हैं। इंटर का क्या मतलब होता है? तो दो चीजों के बीच में अगर ये स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिटवीन। इंटर मतलब बिटवीन, और कोस्टल का मतलब क्या होता है? रिब्स। जब आप मेडिकल का जो टर्म्स है उसको पढ़िएगा तो वहां पर रिब्स के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको हम लोग कोस्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो टर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोस्टल। तो यहाँ पर अभी हम जो टर्म यूज करने जा रहे थे वो क्या था? इंटरकोस्टल। क्या था? मतलब 2 रिब्स के बीच का जगह, 2 रिब्स के बीच का जगह। अब देखो, ये आपका पहला रिब्स हो गया, ये दूसरा। अब इसके बीच का जो ये स्पेस है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल स्पेस 1, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। उसी तरीके से इसके बीच का जो होगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, उसी तरीके से तीसरा जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं? तो देखो, पता लगाने का जब हमारे पास कोई इंसान होगा जो लाइन डाउन पोजीशन में लेटा होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके मैनिब्रियम के पास जाएंगे, यानी ये स्टर्नम का मैनिब्रियम। अब यहाँ से आप पाल्पेट करते हो, पाल्पेट समझते हो? अभी हम जिस बात किए थे पाल्पेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर चेकिंग बाय टचिंग, चेकिंग बाय के 2 इंड होता है ना, ये क्लैविकल है, यहाँ पर जो हड्डी होता है इसका 2 इंड होता है, एक एक्सटर्नल एंड और दूसरा क्लैविकुलर एंड। इन लोगों को कुछ नहीं आता। एक होता है क्या? एक्सटर्नल की तरफ एंड यहाँ पर, और दूसरा एक्सटर्नल जहाँ से शुरू होता है ये वाला पोर्शन मैनिब्रियम। अब यहाँ से आप इसको पाल्पेट करते हुए आओ, ठीक है। इस पे जब आप हाथ रखोगे तो आपको, जब आप ऊपर से पाल्पेट करोगे उसको जो है अंदर की तरफ पुश करोगे तो वो अंदर नहीं धसेगा। क्या होगा? अंदर की तरफ वो नहीं जाएगा। फिर आप ऐसे की तरफ, इधर ऐसे मतलब नीचे की तरफ खींचोगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट फील होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? बोन नहीं है, मतलब रिब्स नहीं है, तो वो एरिया आपको क्या लगेगा? मांस से वहां पर तो अंदर की तरफ पुश होगा। फिर उसके बाद आइएगा तो फिर आपको बोन मिलेगा, फिर आइएगा तो क्या मिलेगा? खाली स्पेस, मतलब वहां पे बोन नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये चीज आप मतलब नोट डाउन करते रहना, आपको ये चीज को कंफर्म रखना है कि कहाँ पर कौन सा स्पेस है, ठीक है। तो अब इस एरिया में क्या होता है? यहाँ पर आपका हार्ट रखा हुआ है, इस केज के अंदर में, मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर में वो बंद है एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अब हम लोग जो है अस्कल्टेट करने जा रहे हैं। अस्कल्टेट मतलब क्या होता है कि स्टेथोस्कोप की मदद से हमारे बॉडी के इंटरनल साउंड को सुनना। तो अभी जो हम लोग इंटरनल ऑर्गन के साउंड को सुनने जा रहे हैं वो कौन सा ऑर्गन है? तो बहुत प्यारा सा ऑर्गन है, इसका नाम क्या है? हार्ट है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे? कान के अंदर में। तो ये वाला जो एरिया है, ये दोनों जो ईयर पीस है ये बाहर की तरफ में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लगाते हैं। लगाने के बाद आवाज नहीं आता, इसीलिए हम बाहर निकालने हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये आदमी की बॉडी में लगा हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ से चेक करके और मतलब इसको टैप करके सुन लेंगे कि आवाज आ रहा है या नहीं। अब ये अगर आवाज हमें सुनाई दे रहा है तो इसका जो डायफ्राम है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में, कौन कौन इसके पार्ट होते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका जो डायफ्राम है यानी बेल है, इस बेल को हम लोग अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में यहाँ पर रखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा आवाज सुनाई देगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो टोटल जो हमें
आवाज सुनने को मिलेगा वो कितना होगा? 4 तो आपके वाल्व का साउंड होगा और एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है जिसको हम लोग अर्थ पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसमें हमें एक चीज और क्लैरिफाई करना होगा कि ये जो स्टर्नम है इसका ये बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर। तो इस स्टर्नम का जो मार्जिन है ना, हम लोग जस्ट उसके बगल में ही रखते हैं, यानी स्टेथोस्कोप तो हम लोग जस्ट कहाँ रखेंगे? जस्ट इसके बॉर्डर के बगल में, यहाँ पर। ऐसा नहीं यहाँ पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे। तो हमें जो अगर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम यहाँ पे रखें और आवाज जो हमें सुनाई दिया उस आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व के। इसका जो है ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। हम लोग सेकेंड को बी लिख देते हैं। ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी जो लिखा हुआ है ये स्पेस है, कौन सा स्पेस है? तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। हम यहाँ पे रखेंगे और इसको अपने कान में लगाएंगे और सुनने की जब कोशिश करेंगे तो हमें कौन सा आवाज सुनाई देगा? किस वाल्व का? एरोटिक वाल्व का। ठीक है, किस साइड में? तो राइट साइड में। ये आपका जो ये है और ये है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में हम जब यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के जस्ट बगल में उसके बॉर्डर के पास रखेंगे, मार्जिन के पास, तो हमें जो आवाज सुनाई देगा वो कौन से वाल्व का होगा? जोर से बोलो। ठीक, ये राइट साइड में। अब हम लोग इसी इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। राइट की जगह पे आप कहाँ आ गए? लेफ्ट साइड में आ गए। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा आवाज सुनाई देगा? पल्मोनरी वाल्व का। कौन से वाल्व का? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में एरोटिक वाल्व का, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में पल्मोनरी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो तीसरा रिब और चौथे रिब के बीच का जो स्पेस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलेंगे? जब हम लोग इस थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के पास रख करके सुनते हैं तो यहाँ पर हमें एक और आवाज सुनाई देता है। इसको एक हम लोग पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अर्थ पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ पॉइंट। अब बात आती है कि ये क्या होता है? अर्थ पॉइंट क्या होता है? तो अर्थ पॉइंट जो होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व्स की आवाज बहुत ही प्रोमिनेंट, क्या कहते हैं? अर्थ पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पे हमें सेमी ल्यूनर वाल्व की आवाज बहुत ही क्लैरिफाई के साथ हम सुनाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा इंटरकोस्टल स्पेस। अब चौथा रिब और पांचवें रिब के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यानी कि ये क्या हो गया? डी। हम लोग इसको क्या लेते हैं? कैपिटल लेटर का डी। तो डी जो हो गया ये क्या हो गया आपका? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब इस फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अगर आप यहाँ पे रख करके चेक करोगे तो आपको कौन सा आवाज सुनाई देगा? ट्राइकस्पिड। कौन से वाल्व का आवाज सुनाई देगा? ट्राइकस्पिड वाल्व का आवाज सुनाई देगा। अब हमें जो सुनना है वो अगर बाइकस्पिड यानी मिट्रल वाल्व का आवाज सुनना होगा तो ये देखो, इसके यहाँ पर आपका हो गया क्या? क्लैविकल। यहाँ पर क्या होता है? इसके पास क्या है? क्लैविकल। अब इस क्लैविकल को हम लोग अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये वाला इसका मिडिल पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से इधर बराबर और यहाँ से इधर बराबर। तो अब हम लोग इसको नीचे की तरफ लाइन को ऐसे ही खींच के ला रहे हैं, वहाँ पे पैटर्न के ऊपर आपको नहीं खींच के ला रहा है। ठीक है, ऐसे हम नीचे की तरफ इसको खींच करके लाए। ठीक, ये कहाँ आया? लगभग यहाँ। तो अगर हम इस जगह पे यानी कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही मिड क्लैविकुलर लाइन के साथ में अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें जो आवाज सुनाई देगा माइट्रल वाल्व का वो आवाज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हार्ट के ऊपर साउंड को सुनने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड में कौन सा आवाज? एरोटिक वाल्व का आवाज। लेफ्ट साइड में इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी वाल्व का आवाज। ठीक है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस या फोर्थ भी कह सकते हो। यहाँ पे अगर मान के चलो थर्ड के पास अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट जिसको हम लोग अर्थ पॉइंट कहते हैं वो आवाज सुनाई देगा। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अगर हम यहाँ पर बॉर्डर के पास सुनते हैं तो हमें कौन सा आवाज सुनाई देता है? तो बाइकस्पिड नहीं, ट्राइकस्पिड। कौन सा? ट्राइकस्पिड। और मिड क्लैविकुलर लाइन यानी कि इस साइड में सुनते हैं तो अपेक्स बीट जो मतलब जहाँ पर हमारे हार्ट का जो होता है वो क्या होता है? अपेक्स होता है। ठीक है,
वहां पर जो आवाज हमें सुनाई देता है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइट्रल वॉल अस्कल्टेटरी एरिया या पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके जो थे अस्कल्टेटरी पॉइंट थे जिसके हार्ट साउंड को सुनने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझिए उसका स्पीड क्या है, कितने तेजी से वो धड़क रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो मेजर करते हैं इसको वो 1 मिनट के अंदर में, इसका जो हम लोग ये नंबर निकालते हैं तो उस नंबर को निकालने के लिए हम कितने मिनट तक उसको जो है काउंट करते हैं, तो 1 मिनट तक। यानी 1 मिनट के अंदर में आपका दिल कितनी बार धड़का उसको हम लोग मापते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो कहा जाता है कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो 1 मिनट के अंदर में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बीट पर मिनट। बी फॉर बीट, P for per, M for मिनट, यानी कि 72 बीट पर मिनट इज ऑन एन एवरेज हार्ट रेट। ये क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। मतलब यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हो उसका अगर ब्लड प्रेशर चेक किया जाए और हार्ट रेट को भी चेक किया जाए तो लगभग लोगों का जो होगा वो कितना होगा, 72 के आसपास होगा। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, एवरेज है। तो नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है, नॉर्मल हार्ट रेट HR हम लिख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो कितना होता है, तो 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट। क्योंकि लास्ट में हम BPM भी लिख रहे हैं, लास्ट वाला जो M है उसका मतलब होता है मिनट, क्योंकि हम लोग 1 मिनट में काउंट कर रहे हैं। P फॉर पर और B फॉर बीट, मतलब वो 1 मिनट के अंदर में कितनी बार धड़क रहा है, 60 से 100 बार। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना है, अब एबनॉर्मल तो भी देख लेते, क्योंकि हम लोग जब ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो वहां पे एबनॉर्मलिटीज भी आएंगी, तो हमें अगर उसके बारे में पता होगा तो अच्छा रहेगा। तो अब जो है अगर किसी का हार्ट रेट अगर 60 से नीचे की तरफ जाता है, बिलो 60, यानी 60 से कम हार्ट रेट है, 1 मिनट के अंदर में अगर उसका हार्ट रेट जो है वो 60 से नीचे जा रहा है तो ये एक मेडिकल कंडीशन बन जाता है जिसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ये क्या कंडीशन है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट का जो रेट होता है वो 60 से घट करके नीचे की तरफ आ जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि आपका हार्ट अब धीरे धीरे काम कर रहा है, स्लो स्लो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब अगर किसी का हार्ट रेट 100 से ऊपर चला जाए, कितना से, 100 से, कितना मिनट में, 1 मिनट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट रेट बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि हमारा हार्ट बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, मतलब जल्दी जल्दी बंद हो रहा है, जल्दी जल्दी खुल रहा है। अगर ब्रेडिकार्डिया हुआ मतलब धीरे धीरे एकदम सुस्ती के साथ, है ना, खाना खाने के बाद जैसे हमारे बदन में सुस्ती आती है, जैसे तुम लोगों के बदन में भी आ चुका है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो स्लो स्लो काम कर रहा है, बहुत स्लो स्लो। ये तो हो गया आपका हार्ट रेट की बात। अब इसी से एक मिलता जुलता चीज है जिसका नाम क्या है, इट इज अ वेव। ये क्या है, तो वेव है। ये क्या है, तो तरंग है। यानी कि हमारे हार्ट से जो ब्लड निकला, हमारे हार्ट से ब्लड निकला, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, तो वो किस स्पीड से हमारी आर्टरीज के अंदर में फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक आर्टरी बना रहे हैं, ये कोई आर्टरी, ठीक है। अब इस आर्टरी के अंदर में ब्लड कितनी तेजी से रफ कर रहा है, मतलब कितनी तेजी से जा रहा है, स्पीड ऑफ ब्लड, है ना, इस आर्टरी से कितनी तेजी से गुजर रहा है। तो जितना फास्ट गुजरेगा ये इसके ऊपर उतना ज्यादा वेव क्रिएट करेगा, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ये दोनों चीजें जो है आपको आगे बहुत ही यूज होंगी। और पल्स कहां से हमारे बॉडी के अंदर में चेक किया जाता है, पल्स का जो टोन कितना होता होगा, तो पल्स रेट और हार्ट रेट लगभग सेम ही होता है। यानी पल्स भी जो हो गया वो आपका 60 से 100 अगर है तो नॉर्मल है, ठीक है, 60 से 100 है तो नॉर्मल। अगर 60 से नीचे हुआ तो भी प्रॉब्लम, 100 से ऊपर गया तो पेशेंट, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू है लगभग आपके हार्ट रेट के वैल्यू के ही अप्रोक्सीमेट होता है, आसपास ही होता है।
यहाँ तक भी डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग आते हैं आपके क्लिनिकल के लिए। पता है जब हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं होगा और तब हमें जो है क्या करना हो, ब्लड प्रेशर किसी का चेक करना हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब हम लोग ऐसे जगह पर बैठे हो जहां पर बहुत ज्यादा आवाज हो रहा हो, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो, तो क्या हम ब्लड प्रेशर उसका नहीं नापेंगे? नापेंगे। उसके लिए एक अलग मेथड है, उसको हम लोग कहते हैं, या फिर इसको पाल्पेशंस मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने मेथड हो गए? नॉन इन्वेसिव के, अस्कल्टेटरी मेथड, ऑसिलोमेट्रिक मेथड और पाल्पेटरी मेथड। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस मेथड से अभी तक करते आए हैं और कितने मेथड्स को हम लोगों ने जाना है, लेकिन उसका एक्चुअल में नाम हमें नहीं पता था। ठीक है, तो चलो, अस्कल्टेटरी मेथड का मतलब क्या हुआ? ये वो मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अस्कल्टेशंस करते हैं। क्या करते हैं? अस्कल्टेट करते हैं। अस्कल्टेट का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल साउंड्स को सुन करके रिजल्ट बताते हैं। मतलब अस्कल्टेटरी मेथड से अगर हमें किसी का ब्लड प्रेशर को चेक करना है तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो कौन कौन है दो चीज? तो पहला हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग अस्कल्टेटरी मेथड से किसी का ब्लड प्रेशर को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ ऑसिलो। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और है जो जानिए। अस्कल्टेटरी मेथड जो है ना, ये बहुत ही जो है इस नॉन इन्वेसिव मेथड में इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहा जाता है। किसमें? नॉन इन्वेसिव में। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है इसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है। नॉन इन्वेसिव में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसके अंदर में है? अस्कल्टेटरी में। और होल मतलब दोनों मेथड में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड कौन है? तो इन्वेसिव। अगर हम तुलना करते हैं इन्वेसिव मेथड की और नॉन इन्वेसिव मेथड की, तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड किसको माना जाता है? इन्वेसिव। और नॉन इन्वेसिव में तीनों में से किसको माना जाएगा? तो अस्कल्टेटरी। ठीक है, और हम लोग जो अभी तक ब्लड प्रेशर चेक करते हुए आए हैं उस मेथड का क्या नाम है? अस्कल्टेटरी मेथड। ठीक है, चलो अब आ जाओ ऑसिलोमेट्रिक मेथड को। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये नाम तुम लोगों को बहुत परेशान कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? दूसरे नाम से डिजिटल मेथड। डिजिटल मेथड से अब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा, यानी कि हम लोग जो घर के अंदर यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाला मशीन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रहता है, सेल पे चलता है, या फिर हम लोग उसको करंट से चलाते हैं, है ना, जो हम लोग घर के अंदर में रखते हैं, जिसमें जो है हमें स्टेथोस्कोप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को वहां पर जो होता है वो आर्म में बांधते हैं और फिर बटन दबाते हैं और वो जो है ब्लड प्रेशर बताने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल मेथड। डिजिटल मेथड जो है ये बहुत अच्छा भी है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, यानी हमें इसमें बहुत ज्यादा काम हम करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ हमें मशीन ही खरीदना है, हमें स्टेथोस्कोप रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है ना बहुत सही नहीं होता, एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं होती, मतलब 10-15 का फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, और ये इजी टू यूज है, मतलब ये बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं पाल्पेटरी मेथड के ऊपर। तो नाम से ही क्लियर है, पाल्पेटरी का मतलब होता है पाल्पेशन। पाल्पेटरी का क्या मतलब होता है? पाल्पेशन। और पाल्पेशन का मतलब क्या होता है कि किसी के भी बॉडी के ऊपर हम अपने हाथ को रख करके जो चेक करते हैं उसको क्या कहते हैं? पाल्पेशन कहते हैं, यानी कि चेकिंग बाय टचिंग। चेकिंग बाय टचिंग। तो हम लोग अब ब्लड प्रेशर को मापेंगे और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर होगा। यहाँ पर हमारे पास स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हम लोग काम चला सकते हैं किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्फिग्मो से ही हम लोग काम चला सकते हैं। तो ये इसकी खूबी हो गई कि हमें इसमें स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है यूज है वो क्या है कि हम लोग इसको पब्लिक प्लेस में यूज कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस मतलब वैसा जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा माइक बज रहा हो, बहुत ज्यादा शोरगुल हो, तो हम लोग स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो हमको आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि स्टेथोस्कोप यूज करने के लिए वो एरिया बहुत ही काम होना चाहिए जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल आवाज ना हो। वैसे तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो आवाज बाहर का आना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के एरिया को क्या करते हैं? शांत बनाते हैं।
तो पाल्पेट्री मेथड में जो है हम पब्लिक एरिया में भी उसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा, इस पाल्पेट्री मेथड को यूज करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको हम लोग मेरिट कहते हैं। अब इसका डिमेरिट की बात करें तो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है, ये ब्लड प्रेशर तो बताता है, लेकिन ये सिर्फ हमें कौन सा ब्लड प्रेशर बताता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है। कौन सा ब्लड प्रेशर बताता है? इससे हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता ही नहीं चलता है। हम लोग करते क्या है कि स्फिग्मोमैनोमीटर के कफ को हाथ में बांधते हैं और इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट मतलब उसमें एयर भरते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वाल्व को जो है छोड़ते हैं, है ना, और फिर हवा जो है धीरे धीरे डिफ्लेट होता है और जहां से सबसे पहले, और हम लोग हाथ उसके जो है कहाँ पे रखे रहते हैं, रेडियल आर्टरी के ऊपर या फिर ब्रैकियल आर्टरी के ऊपर। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, तो जहां से हमें पहला पल्स मिलना शुरू होता है और हम लोग मॉनिटर में देखते रहते हैं, तो वो हो गया उसका क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन उसके बाद हमें फिर डायस्टोलिक का पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, अस्कलरेटरी मेथड, ठीक है। किसके लिए? मेडिकोज के लिए, जो मेडिकल फील्ड के आदमी है, हेल्थ केयर स्टाफ के लिए। लेकिन अगर कोई है जो डोमेस्टिक यूज करना चाहता है, घर के अंदर यूज करना चाहता है, जिसको जो है क्या कहते हैं कि हेल्थ से कोई जुड़ी हुई, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, डिजिटल मेथड। अब इसकी भी कुछ हम लोग बुराई कर देते हैं। इसका सबसे जो है डिमेरिट क्या है कि अभी के टाइम पे ये लगभग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग होंगे, जिनके घर में भी बूढ़े आदमी होंगे, उनके घर में ये मशीन पड़ा होगा, है ना। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत कब आ जाता है कि जब घर में कोई नहीं भी रहता है तो वो खुद से अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा रहता है और जब ये बात उनको पता चलता है तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगता है। इसीलिए इसको बहुत बढ़िया नहीं है ना। मतलब अगर आपके घर में कोई मॉनिटरिंग करने के लिए किसी के सामने किया जा रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि ओल्ड एज लोगों को क्या होता है ना, उनको हमेशा ब्लड प्रेशर की कंप्लेन रहते हैं, तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन को अपने पास ही रखते हैं। मतलब वो उसका एक पार्ट ही हो जाता है, बॉडी काम ही हो जाता है, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो नॉन इन्वेसिव मेथड है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने का, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट है क्या? अगर है तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो, मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। नहीं है?